बच्चों, आज हम बात करते हैं लेनिन के क्रांति संबंधी विचारों की आलोचना। कल हमने किया था लेनिन के क्रांति संबंधी विचार। तो हमारा ये पार्ट रहता था कि लेनिन ने जो क्रांति संबंधी विचार दिए उनका जो क्रिटिसिज्म है विद्वानों ने किया है तो वो इस प्रकार है। सबसे पहले तो संशोधनवादी धारणा। मैंने आपको बताया था कि लेनिन ने अपने आप को मार्क्स का कट्टर अनुयायी माना और वो कट्टर अनुयायी होने के नाते वो ये मानते हैं कि कार्ल मार्क्स ने मज़दूरों और पूंजीपतियों में जो संघर्ष है उसमें मज़दूरों की जीत को जो है महत्वपूर्ण बताया और उन्होंने कहा कि कार्ल मार्क्स के अनुसार ये मज़दूर जीतेंगे। लेकिन मार्क्स ने क्रांति का जो रूप बताया था ना, लेनिन ने उसमें काफ़ी परिवर्तन कर दिए। वो लेनिन के विचार जो हैं वो उनके निजी विचार बन गए। अब ये जो विचार थे ये मार्क्स के ना रह के ये जो क्रांति संबंधी विचार थे ये वास्तव में किसके बन गए? ये बन गए लेनिन के। तो लेनिन के ये जो विचार हैं ये उसे मार्क्सवाद से दूर कर देते हैं। अब हम बात करते हैं कि लेनिन ने जो कहा बजुर्वा क्रांति और सर्वहारा क्रांति के बीच का जो काल है वो बनावटी है। बजुर्वा क्रांति, बच्चों ध्यान से समझना, और सर्वहारा। बजुर्वा क्रांति क्या है कि बजुर्वा जो है वो पूंजीपति वर्ग को माना जाता है और सर्वहारा जो है वो मजदूर वर्ग को माना जाता है। तो लेनिन ने कहा कि जो 1917 में रूस में क्रांति हुई थी, ठीक है, उस क्रांति ने बजुर्वा वर्ग ने सामंतों व जागीरदारों का नाश कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली थी। और अक्टूबर में बच्चों 2 क्रांतियां हुई हैं अक्टूबर के अंदर, ये रूस के अंदर। एक हुई है मार्च में और दूसरी हुई है अक्टूबर में। जो मार्च वाली क्रांति थी ना उसमें तो पूंजीपति वर्ग ने जमींदारों का जो है नाश कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। लेकिन जो अक्टूबर में क्रांति हुई उसमें सर्वहारा यानी मजदूरों ने पूंजीपतियों से जो है अपनी सत्ता को छीन लिया। दूसरा अब बात ये होती है कि क्या रूस में पूंजीवाद इतना ज़्यादा विकसित हो गया था कि 6 महीने में ही दूसरी क्रांति हो गई? तो इस तरीके से ये एक प्रश्न ये उठता है कि रूस के अंदर 2 क्रांतियाँ हुई और दोनों क्रांतियों में 6 महीने से कम का समय लगा, तो क्या रूस क्रांतियों की दृष्टि से इतना ज़्यादा ही महत्वपूर्ण हो गया था? तो ये हमें जो है एक बनावटी काल प्रतीत होता है। उसके बाद हम बात करते हैं दल की भूमिका। दल की भूमिका जो मैंने आपको बताया था कि जो लेनिन है उन्होंने दल को इतना ज़्यादा महत्व दे दिया कि दल का उद्देश्य ही क्रांति करना था। तो दल जो है वो क्रांति का संचालन करेगा, वही नेतृत्व करेगा, वही जो है उस कार्यक्रम को चलाएगा। तो क्या है ये दल जो है ये कोई सामान्य आम जनता का नहीं होगा, बल्कि ये तो एक व्यवसाय पर आधारित क्रांतिकारी जो होंगे, यानी क्रांति करना जिन्होंने अपना पेशा बना लिया। लेकिन सच्चाई है कि क्रांति को अगर पेशा बना लिया जाए तो उसमें कोई ऐसा भाव नहीं रहता। ये क्रांति जो है ये जन क्रांति ना होकर फिर दल की क्रांति बन जाती है, फिर ये गुटबाजी की रीति हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं हिंसा पर अत्यधिक बल। बच्चों देखो, लेनिन ने जो है पूंजीवाद का विनाश करने के लिए कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति को ज़्यादा महत्व दिया और लेनिन ने सामंतों, पूंजीपतियों व जारशाही की हिंसात्मक जो घटनाएं थी उसमें हो रही थी उस समाज में, उसको नष्ट करने पर बहुत ज़्यादा ही बल दिया। उन्होंने कहा कि ये जो क्रांतिकारी हैं ये इन सभी को, सामंतों को, पूंजीपतियों को जो है वे नाश कर देंगे। और इस तरीके से जो अक्टूबर में क्रांति हुई ना, मार्च वाली तो थोड़ी कम हिंसात्मक थी, लेकिन जो अक्टूबर में क्रांति हुई जिसमें बाल्शेविकों ने जो है सत्ता पर अधिकार कर दिया, तो वो क्रांति इतनी ज़्यादा हिंसात्मक थी
कि उन्होंने जो है आम जनता लगा लीजिए या यूँ कहिए कि जो बुजुर्ग वर्ग के थे उनको जो है सरेआम उनका कत्ल किया। इससे क्या हुआ, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि किसी भी समाज में इस तरीके की हिंसात्मक क्रांति, बहुत ज़्यादा हिंसात्मक क्रांति स्वीकार नहीं की जा सकती। और सबसे बड़ी बात जो है, हम ये मानकर चलते हैं कि हिंसक जो क्रांति है वो कभी स्थायी नहीं होती, क्योंकि हिंसा जो है ना एक हद होती है। आपको याद होगा कि अशोक ने कलिंग युद्ध किया, उस युद्ध में इतनी ज़्यादा हिंसा हुई कि अशोक का मन जो है वो युद्धों से भर गया, घृणा से भर गया। और यही बात जो है, अगर मैं आपको महाभारत की बात बताऊं तो महाभारत में अर्जुन ने जब देखा कि सारे युद्ध में सारे ही मेरे मित्र और मेरे परिवार के लोग हैं, तो मैं किन के खिलाफ युद्ध करूं, तो यानी इतनी ज़्यादा हिंसा होगी। ये हिंसा जो है इतनी ज़्यादा है कि व्यक्ति के मन में इसके प्रति नफरत पैदा होती है। तो और ये क्रांति जो है लंबे समय तक नहीं चल सकती, इसको ख़त्म ही किया जा सकता है। तो कोई भी क्रांति जो हिंसक और इतनी लंबे समय तक चले तो ये स्थायी नहीं हो सकती। हाँ, ये बात अलग है कि लोग जो है ना परिवर्तन के लिए इस क्रांति को स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन थोड़े समय के लिए जब भी उनको अवसर मिलता है तो फिर वो शांत हो जाते हैं। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि ये क्रांति जो है वो स्थायी नहीं होती। अब हम बात करते हैं कि क्रांति का जो उद्देश्य है, जो कि लेनिन ने माना था कि क्रांति का अपना उद्देश्य है क्या, कि राज्यविहीन और पूंजीपतियों को बिल्कुल ख़त्म करके समाजविहीन जो है ऐसे साम्यवादी समाज की स्थापना की जाए। तो लेनिन का ये जो सपना था कि बिल्कुल पूंजीवाद का विनाश हो जाएगा, मजदूर क्रांति करेंगे और सरकार पर उनका नियंत्रण हो जाएगा। ठीक है, कुछ हद तक तो उनका हुआ, बोल्शेविकों ने क्रांति करके जो है जो सुधारवादी या संशोधनवादी थे उनको ख़त्म कर दिया। लेकिन वास्तव में इस क्रांति से क्या हुआ, दल जो अगुवा बना था क्रांति का, उसकी खुद की सामंतशाही जो है, या उसको यूँ कहें कि उसने जो है सभी पर अपना या सत्ता पर अपना अधिकार कर लिया, वो भी निरंकुश होने लगा। तो क्रांति का जो उद्देश्य था ना कि सभी बराबर होंगे, कोई हिंसा नहीं होगी, सभी भाईचारे से रहेंगे, समाजवाद की स्थापना होगी, तो ये जो उद्देश्य था ना लेनिन का, ये पूरा नहीं हो सका। तो हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि लेनिन ने जो दल की अवधारणा दी, दल की अवधारणा मतलब लोगों को दल के रूप में संगठित होने की, और ये दल है क्रांति का अगुवा बनेगा, ये जो अवधारणा दी थी लेनिन ने, ये कुछ हद तक तो ठीक हुई। इसने रूस के अंदर बदलाव लाए, ये दो क्रांतियाँ हुई, दूसरी क्रांति में लेनिन की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण रही। लेकिन सच्चाई ये है कि ये इतनी ज़्यादा रक्तपूर्ण क्रांति रही कि एक सभ्य समाज जो है इसको जो है स्वीकार वर्तमान समय में तो नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा हिंसा जो है वो हम यूँ कहें कि एक सभ्य समाज में नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों, एक बात तो ये क्रांति का क्वेश्चन था, ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम बात करते हैं लेनिन का दल संबंधी विचार क्या थे, दल को लेनिन ने किस रूप में देखा। तो सबसे पहली बात तो यही है कि मार्क्स तो ये मानते थे कि जैसे जैसे पूंजीवाद का विकास हो जाएगा ना, पूंजीवाद का विकास हो जाएगा तो सर्वहारा वर्ग क्रांति करके जो है पूंजीवाद को ख़त्म कर देगा। तो लेकिन ये तो मार्क्स ने तो पूरे विश्व के बारे में बात कही थी, लेकिन लेनिन ने इसी बात को जो है रशिया के अंदर, रूस के अंदर जो है अपना ध्येय बना लिया, अपना एम बना लिया कि रूस के अंदर जो है ना कि क्रांति होनी चाहिए। हालांकि देखिए, रूस के अंदर कोई पूंजीवाद नहीं था और ना ही वहाँ पर जो मजदूर वर्ग था वो ऐसी स्थिति में था कि वो क्रांति कर दे, लेकिन क्रांति फिर भी जो है रूस के अंदर हुई। तो मार्क्स ने यह बताया कि सर्वहारा वर्ग जो है वो बिना किसी बाहरी स्रोत से सहायता प्राप्त किए बिना, ठीक है, जो है क्रांति करेगा और पूंजीवाद को समाप्त कर देगा। यह बात मार्क्स की जो है ना सच सिद्ध नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने किसी भी नेतृत्व का जिक्र नहीं किया। जबकि लेनिन, मैं अब यहाँ लेनिन की बात कर रही हूँ, लेनिन का विश्वास था कि अगर मार्क्सवादी विचारों के अनुसार क्रांति करनी है तो दल को आगे आना ही होगा।
तो जो लेनिन थे, लेनिन ने जो दल संबंधी विचार दिए थे वो वास्तव में क्या थे, क्रांति के अगुवा या क्रांतिकारियों की अवधारणा थी। तो लेनिन के जो वो विचार थे वो बहुत ही कठोर थे। उनका ये मानना था कि क्रांति की सफलता के लिए जो है एक ऐसा लोहयुक्त मतलब बहुत कठोर, जैसे लोहे को जो है मोड़ना मुश्किल होता है ना, तो उसी तरीके से दल के अंदर भी जो है ना एक लोह दल की आवश्यकता है, जो कि दिमागी तौर पर या यूँ कहें कि मानसिक रूप से इतना ज़्यादा सक्षम हो कि उसको जो है, चाहे शस्त्र उसके पास ना हो लेकिन उसके अंदर मानसिक जो है इतनी ज़्यादा कठोरता होनी चाहिए, वो आगे बढ़कर दल का नेतृत्व कर सके। तो साम्यवादी दल जो लेनिन के अनुसार, ये साम्यवादी दल जो है यही सबसे आगे वेनगार्ड होता है, जो सबसे आगे चले, जो नेतृत्व करे, लीडरशिप करे। तो लेनिन का मानना था कि ये जो है दल जो होगा, साम्यवादी दल होगा, ये क्रांति का अगुवा होगा। तो क्रांति के संबंधित जो विचार थे, जो मैंने आपको कल बताए, उसी से जुड़ा हुआ ही ये दल संबंधी जो है विचारधारा है लेनिन की। लेनिन ने ये माना है कि ये जो दल होता है ना, ये कुछ चुने हुए, जिन्होंने अपने जीवन को क्रांति के लिए समर्पित कर दिया हो, ये उन लोगों का बना हुआ एक संगठन होता है जिससे कि क्रांति का रास्ता मिलता है। हालांकि जो लेनिन थे उन्होंने मार्क्सवादी सिद्धांतों को अपनाए रखा। हालांकि कुछ विचार इनके ऊपर इल्ज़ाम भी लगाते हैं कि ये संशोधनवादी हो गए। तो मैंने आपको बताया था कि रूस की परिस्थितियाँ जो थी वो बहुत ही अलग थी। हालांकि यूरोप के अंदर था, लेकिन परिस्थितियाँ जो, एक तो वहाँ पर जो मजदूर वर्ग था वो इतनी ज़्यादा सक्षम स्थिति में नहीं था कि वो खुद क्रांति कर सके, और मार्क्स के अनुसार तो क्रांति रशिया में हो नहीं सकती थी। लेकिन लेनिन ने क्रांति जो की वो रशिया के अंदर की। तो उसका कारण ये था कि पार्टी जो दल बना था, लेनिन के अनुसार जो दल बना था वो क्या था, पार्टी उन सर्वोत्तम लोगों को लेकर बनाई गई थी जो कि क्रांति के प्रति सबसे अधिक निष्ठावान होते हैं, ठीक है, और उनकी एकता की इच्छा होती है, हम इकट्ठे मिलकर रहें, हम क्रांति के अगुवाई बने और लोगों को जो है इकट्ठा करें। इस तरीके से ये आपस में एक इनका जो जुड़ाव था वो इतना जो है चट्टान के रूप में था कि ये जो है इकट्ठे होकर दल की अग्रणी भूमिका निभाकर क्रांति को जो है वो सफल बना सकते थे, ऐसा लेनिन का मानना था। लेनिन का ये विचार था कि दल सदैव ही मजदूर आंदोलनों के बीच रहता है। बच्चों ये बात बड़े ध्यान से सुनने की है, समझने की है। लेनिन का विचार था कि दल सदैव ही मजदूर आंदोलनों के बीच रहता है। वह श्रमिक आंदोलनों का नेतृत्व तथा मार्गदर्शन करता है, और दल जो है वही क्रांति के विचारों का प्रचार करता है, वही जो है उनको कला और प्रशिक्षण भी देता है। तो इस तरीके से जो ये शक्तिशाली दल होता है ना, इसके कारण ही क्रांति जो है आती है। तो लेनिन ने क्रांति की ये जो बागडोर है ना, ये अपने हाथ में, खासकर यूँ कहें कि क्रांतिकारियों के बीच रखने का प्रयास किया। इसमें ना दो बातें मुख्य थी। एक तो दल के लोगों में मार्क्स के क्रांतिकारी विचारों का अटूट विश्वास और भक्ति, दूसरा था कठोर अनुशासन। बच्चों ये दो बातें जो है ध्यान रखने की हैं। एक तो है दल के लोगों के बीच में मार्क्सवादी विचारों का विश्वास होना, दूसरा उसके अंदर था कठोर अनुशासन एवं संगठन। अगर ये दोनों बातें हैं, ठीक है, उन्होंने ये बात किस में लिखी, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक, 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैक। इसके अंदर जो है लेनिन ने लिखा कि अपने शक्ति संघर्ष में सर्वहारा वर्ग के पास संगठन के अतिरिक्त और कोई दूसरा हथियार नहीं है। यानी उनके पास तो सिर्फ हथियार ही कौन सा है, इकट्ठा रहना, या संगठन ही उनका जो है आधार है। अभी मैं आपको बताऊं, अगर हम देखिए सरकार की बात करते हैं, किसान मूवमेंट की बात करती हूँ मैं, किसानों के पास कोई हथियार नहीं है। सरकार के पास पुलिस प्रशासन ये हथियार है, लेकिन मज़दूरों के या हमारे किसानों के पास कोई ऐसा हथियार नहीं है कि गोली बारूद लेकर वो चला सके, ऐसा नहीं है। प्रशासन को छूट दी गई है,
प्रशासन के पास पुलिस और सेना है, लेकिन किसानों के पास तो कुछ नहीं है। हाँ, किसान जीतेंगे ये उनका विश्वास है। तो ये क्या है, ये संगठनात्मक शक्ति है, ये उनका संगठन है जो उनको ये लगता है कि उनकी जीत होगी। तो मैं ये कहना चाहती हूँ लेनिन के अनुसार कि ये जो दल है, दल के पास एक ही विचारधारा होगी क्रांति की, चाहे उसके पास शस्त्र ना हो, लेकिन वो इतना ज़्यादा मजबूत होगा कि वो जो है अपने लक्ष्य को प्राप्त कर पाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि 1920 में, ठीक है, 1920 में जो अंतर्राष्ट्रीय जो सम्मेलन हुआ उसके अंदर ये कहा गया साम्यवादी दल, इसमें मेन बात देखो, साम्यवादी दल जो है वो श्रमिक वर्ग का ही एक अंग है या भाग है, और उसको ही प्रगतिशील जो है वो माना है सबसे। तो उसके अंदर जो चेतना होती है, यानी कि साम्यवादी दल के अंदर जो चेतना होती है, उसी से ही क्रांतिकारी वर्ग का, या यूं कहें क्रांतिकारियों का जन्म होता है। और ये जो जन्म है ना, यही व्यक्ति को बुद्धिमान और सबसे अधिक आत्मत्यागी, ये चेतना युक्त बनाता है ताकि वो दल का नेतृत्व कर सके। लेनिन का मानना था कि दल के सदस्यों को आलोचना करने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि दल वो है एक पवित्र, जिसको हम मंदिर कह देते हैं, गिरजा घर कह देते हैं, गुरुद्वारा कह देते हैं, जैसे कि उनके कहे हुए विचारों का कोई उल्लंघन नहीं कर सकता ना। तो इसी तरीके से जब दल के मुखिया ने जो बात कह दी उसकी आलोचना करने का किसी को कोई अधिकार नहीं है। और ये दल सबसे ज़्यादा जो है संगठन केंद्रीयवाद, बच्चों इसमें ना एक बात आती है संगठन केंद्रीयवाद, यानी कि जब हमने किसी को अपना नेता मान लिया, जैसे मार्क्सवादियों ने मार्क्स को अपना नेता मान लिया, या बोल्शेविक दल ने जो है लेनिन को अपना जो है गुरु मान लिया, या यूं कहें कि अपना लीडर मान लिया। तो जब एक बार लीडर मान लिया तो फिर उसके बाद जो है ना, फिर वो उसकी आलोचना नहीं कर सकते। तो इसको ही सेंट्रलिज्म बोलते हैं, केंद्रवाद कहते हैं। और जब सेंटर मजबूत हो जाता है, केंद्र मजबूत हो जाता है, तो जो है क्रांति पॉसिबल हो जाती है। लेनिन के शब्दों में लेनिन ने खुद क्या कहा कि केंद्रीय संस्थाओं का संचालन जो है वो स्वीकार करने, केंद्रीय संस्थाओं का संचालन स्वीकार करने से इनकार करने का अर्थ है पार्टी में रहने से इनकार कर देना। अर्थात अगर आप सेंटर का जो हमारा हेड है, जो दल का मुखिया है, अगर आप उसकी बात को नहीं मानते, इनकार कर देते हो, तो इट मीन्स आप दल में नहीं रह सकते। तो दल की आलोचना करने का अधिकार जो है वो किसी को नहीं है, क्योंकि उसके अंदर जो है सेंट्रलिज्म या केंद्रीयवाद पाया जाता है। और इसी विचार ने ही जो है क्रांति में, या यूं कहें रशिया के अंदर क्रांति लाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। ये जो वास्तव में जो लेनिन के विचार थे ना, ये कार्ल मार्क्स से जुड़े हुए थे, पूरक थे का मतलब ये है, जैसे हम कोई बात कह देते हैं ना, ही इज़ कह के छोड़ देते हैं, तो बाद में टीचर लगाना या डॉक्टर लगाना, तो ये पूरक कहलाता है, सप्लीमेंट कहलाता है। तो लेनिन के जो दल संबंधी विचार थे ना, ये मार्क्सवाद के पूरक थे। मार्क्सवाद एक ऐसा सिद्धांत है जो बहुत ज़्यादा भक्ति की मांग करता है। भक्ति का मतलब यही है कि क्रांति करना ही जिसका मुख्य उद्देश्य हो, और क्रांति को ही जिसने अपने जीवन का आधार बना लिया। क्यों? क्योंकि श्रमजीवी वर्ग यानी कि मजदूर वर्ग को जीतना है, तो उसे कार्ल मार्क्स के सिद्धांतों पर चलना ही होगा। तो कार्ल मार्क्स के अनुसार क्रांति करना उद्देश्य है, और क्रांति जो है वो दल के द्वारा ही की जा सकती है। तो श्रमजीवियों की तानाशाही वास्तव में दल की ही तानाशाही होती है। अब है दल का कार्य क्या है? दल का कार्य है नीति निर्माण करना। मार्क्स ने, ठीक है, जो अपने विचार कहे थे वो अपने समय की परिस्थितियों के अनुसार थे। लेनिन ने जो है उसके आधार पर अपनी बातें बताई। उन्होंने कहा कि इनमें दो चीज़ें मिली हुई होती हैं। कौन सी? एक तो स्वतंत्र व गुप्त निर्णय। जब पश्चिम के देश, हम यूँ कहें कि
वो विकासवादी बन गए हैं, वो शांतिपूर्ण साधनों से परिवर्तन चाहते हैं, तो ये जो है पश्चिमी देशों में हो सकता है, यूरोप के देशों में नहीं। तो इस तरीके से क्या है कि अगर हम स्वतंत्र चिंतन और गुप्त निर्णय की बात करें तो ये कोई भी विचारधारा पहले दल में बनती है, दल ही महत्वपूर्ण होता है। और दल जो है अपना गुप्त निर्णय और स्वतंत्र गुप्त यानी कि वो बाद में बताएगा, पहले दल के जो सेंटर में हेड बैठते हैं, जो मुखिया होते हैं, वो अपना डिसीज़न लेते हैं और उसके बाद वो डिसीज़न बाहर आता है, जनता में पता लगता है, ये क्रांतिकारियों को बाद में पता लगता है। तो उसमें फिर ना वाद विवाद की जब ये नीति बन गई तो उसके अंदर जो है फिर वाद विवाद नहीं होता, ये बिल्कुल स्वतंत्र होता है और सभी दल के सभी लोगों को जो है उसको मानना ही पड़ता है। और ये जो लेनिन की कही हुई बात है, ये इसके अनुसार दल ही किसी स्थिति में, चाहे कैसी भी स्थिति हो, उसमें सही दिशा प्रदान करता है क्रांति को। और वो जो घटनाएं घटती हैं उसका सही ढंग से उसको ज्ञान होता है, वो उसके प्रवाह को समझ लेता है। तो उसको केवल ज्ञान ही नहीं होता बल्कि वो ये देखता है कि दल किस तरीके से क्रांतिकारी को आगे बढ़ाए, तो वो इस चीज़ के लिए जो है तैयार रहता है, दल महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सारी जो मैंने आपको बात बताई, इस सारी बातों के निष्कर्ष के रूप में वेपर जो हमारे राजनीति के महत्वपूर्ण विचारक हुए हैं, उन्होंने निष्कर्ष निकाला है कि सबसे पहली बात जो है, क्रांति का प्रभावशाली कारण उत्पादन की भौतिक परिस्थितियाँ नहीं होती बल्कि कुछ आदर्श होते हैं। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है बच्चों, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि उत्पादन की जो भौतिक शक्तियाँ हैं वो क्रांति का कारण बनती हैं, जबकि लेनिन ने क्या कहा, नहीं भौतिक साधन नहीं। बच्चों यहाँ पर थोड़ा सा फर्क है, भौतिक साधन नहीं बल्कि जो आदर्श होते हैं, आदर्श विचार, वो क्रांति का मुख्य कारण बनते हैं। यहाँ पर कार्ल मार्क्स और लेनिन जो है वो अलग अलग हो जाते हैं। दूसरा, क्रांति के लिए बल प्रयोग आवश्यक है, क्रांति के लिए बल प्रयोग आवश्यक है। अब देखिए इसमें भी दो बातें आ गई। कार्ल मार्क्स ने ये कहा ठीक है मजदूर वर्ग जो है वो क्रांति करेगा, शक्ति का प्रयोग करेगा, लेकिन उसने लास्ट में एक बात ये भी कही कि जरूरी नहीं है क्रांति हो, विकासवादी साधनों से भी परिवर्तन हो सकता है, अहिंसात्मक साधनों से भी परिवर्तन हो सकता है। जबकि लेनिन ये कहते हैं कि हिंसा के द्वारा ही क्रांति की जा सकती है। बच्चों अब हम बात करते हैं दल के कार्य। लेनिन के अनुसार दल क्या क्या मुख्य कार्य करेगा या उसको करने चाहिए। लेनिन के अनुसार सबसे पहला कार्य तो है प्रचार संबंधी कार्य का मतलब यही है कि मार्क्स की शिक्षाओं को वो जो है आम जनता में लेकर जाएंगे। दल के जो नेता हैं, दल के जो आगे दल को चलाने वाले हैं, क्रांतिकारी हैं, उनका मुख्य उद्देश्य यही होगा कि वो मार्क्स के विचारों का प्रचार करेंगे, क्रांति का प्रचार करेंगे। दूसरा, क्रांति कला का विकास। मैंने आपको बताया था जब मैं लेनिन का दल संबंधी विचार करवा रही थी तो उसमें, और कला संबंधी क्रांति क्या है, कला है या नहीं, तो ये मैंने आपको बताया था लेनिन के अनुसार कि क्रांति करना एक कला है। कला मतलब ट्रेनिंग देना, प्रशिक्षण देना। तो दल जो है वो क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण भी देगा ताकि जब भी क्रांति हो तो वो विफल ना होने पाए। तीसरा, मज़दूरों के उद्देश्यों की पूर्ति। जो दल होते हैं ना, दल मज़दूरों से बनते हैं। मज़दूर जो हैं, मज़दूरों की समस्याओं को अगर दल अच्छे तरीके से समझेगा तो मज़दूर भी दल के लिए अपनी भूमिका निभाएंगे। तो इसलिए दल और मज़दूर जो दल के अंदर शामिल लोग हैं वो आपस में इतनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग रखें कि दल ही मज़दूरों की हितों की पूर्ति करे। उसके बाद है पूंजीवाद का विनाश। ये आपको पता ही है, क्रांति का मुख्य उद्देश्य जो है या क्रांतिकारी जो दल होगा वो पूंजीवाद का विनाश करेगा। उसके बाद है सर्वहारा वर्ग की तानाशाही। सर्वहारा यानी मजदूर। जब क्रांति हो जाएगी, पूंजीपतियों का नाश हो जाएगा, तो जो मजदूर दल है वो सरकार बनाएगा और उनकी ही फिर मनमर्जी चलेगी, उनकी तानाशाही स्थापित हो जाएगी। अब हम बात करते हैं दल संबंधी विचारों की आलोचना। जो लेनिन ने दल संबंधी विचार दिए उसको अनेक
जो है विचारकों ने ये अनेक आधारों पर जो है उसकी आलोचना की है। सबसे पहले तो बात यही है बच्चों कि संशोधनवादी मैंने कहा था कार्ल मार्क्स ने कहीं भी दल को महत्व नहीं दिया। उसने ये कहा कि पूंजीपतियों और मजदूरों में संघर्ष होगा तो मजदूर जीतेंगे, सिर्फ इतनी बात कही। दल की बात लेनिन की खुद की देन है, तो इसलिए वो संशोधनवादी हो गए। दूसरा, बुद्धिजीवी। अब लेनिन ने कहा कि दल का नेता जो है वो बुद्धिजीवी होंगे, दिमाग वाले होंगे, सोच समझ वाले होंगे, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि हम जिन व्यक्तियों का चुनाव करें क्या वो योग्य है या नहीं है, उसके अंदर बुद्धि है या नहीं है, वो समाज में उनका क्या स्थान है या कैसे वो निर्णय लेंगे, इसका डिसीजन करना भी मुश्किल है। उसके बाद है प्रजातांत्रिक केंद्रीयवाद सच्चे रूप में प्रजातांत्रिक नहीं है। जैसा कि लेनिन ने कहा कि जब लोगों से चुनकर दल के मुखिया का एक चयन हो जाएगा, फिर उसकी बात को कोई काट नहीं पाएगा या मनाही या विरोध नहीं कर पाएगा। तो ये प्रजातांत्रिक, जब एक बार ठीक है चुनाव हो गया, उसके बाद तो वो परमानेंट ही बना रहेगा। क्या अगर वो सही ढंग से कार्य नहीं करता तो क्या उसको चेंज किया जा सकता है? ये बात कहीं भी लेनिन ने नहीं लिखी। उसके बाद है दल की तानाशाही। जब एक दल जो है वो क्रांति करवाएगा, वो उसके पास सारी पावर हो जाएंगी, तो वो क्या हम ये कह सकते हैं कि वो जनता के हित की ध्यान रखेगा? क्या वो तानाशाही नहीं हो सकता? क्या वो निरंकुश नहीं हो सकता? हो जाएगा। तो दल है, क्योंकि सत्ता जो है वो भ्रष्ट कर देती है। जब सत्ता दल के पास आ जाएगी तो दल भी तानाशाही रवैया अपना लेगा या तानाशाह बन जाएगा। उसके बाद है नए नौकरशाहों का उदय। नौकरशाह मतलब ये है कि जो उच्च अधिकारी बनेंगे, सेना के अंदर बनेंगे या फिर दल के अंदर बनेंगे, वो अपने आप को सर्वेसर्वा मानने लगेंगे और वही फिर स्थिति, वही सामंतों वाली, जारशाही वाली जो रूस के अंदर पहले थी, वो दोबारा स्थापित होने की संभावना बढ़ जाएगी। और उसके बाद हम बात करते हैं मार्क्सवाद की आलोचना। सबसे बड़ी बात तो यही है कि क्रांति से पूर्व और जब सत्ता उनके पास में आ जाएगी, हालांकि वो प्रचार तो करेंगे मार्क्सवाद का, लेकिन वास्तव में परिस्थितियों के अनुसार उसके अंदर दल चेंज लाएगा। दल की जो कॉन्सेप्ट है वो महत्वपूर्ण है, दल ही नीतियाँ बनाएगा। तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो मार्क्सवाद की नीतियों को ही लागू करे। तो इसलिए जो है दल की भूमिका की जो रोल था वो मार्क्स ने तो कहीं भी नहीं बताया था, इसलिए इसकी आलोचना की जाती है। अब हम बात करते हैं नहीं कर पाया, यानी कि दल जो मुख्य उद्देश्य क्रांति करना था, क्रांति हो गई। उसके बाद था राज्यविहीन वर्गविहीन समाज की स्थापना, लेकिन ये जो दल था ये अपने इस उद्देश्य को पूरा नहीं कर पाया। और जब क्रांति हो गई तो इस दल ने सत्ता नहीं छोड़ी, ये मजदूर वर्ग में शामिल नहीं हुआ। और इसके अलावा आप ये मानकर चलो कि सत्ता के लिए तो इंसान संघर्ष करता है। जब पार्टी ने सत्ता को, उस सरकार को बनाने के लिए ही संघर्ष किया, तो बताओ वो कैसे छोड़ सकती है? ठीक है। इसके अलावा सबसे बड़ी बात यह है कि जिन देशों में साम्यवादी क्रांतियाँ हुई, वहाँ ना तो राज्य समाप्त हुआ और ना ही दल भी रह गया, राज्य भी रह गया। कह रहे थे कि राज्यविहीन समाज की, दलविहीन समाज की स्थापना करेंगे, लेकिन दोनों ही परिस्थितियाँ, जहाँ जहाँ क्रांतियाँ हुई, कहीं भी ना तो वहाँ दल समाप्त हुआ ना राज्य समाप्त हुआ। इस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि, और एक आपको और बात बताऊं कि 1990 में रूस के अंदर, जिसको हम पहले यूएसएसआर कहते थे, हमारा सोवियत संघ था, उसके अंदर क्रांति हुई, उसके बावजूद भी राज्य समाप्त नहीं हुआ। हालांकि लोगों का, सोवियत संघ के लोगों का साम्यवाद से विश्वास उठ गया। तो इस प्रकार हम निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं कि समाजवादी क्रांति के लिए लेनिन ने जो दल संबंधी अपना विचार दिए थे या मार्क्सवाद को व्यवहारिक रूप देने का प्रयास किया था, तो वो हालांकि ठोस कार्यक्रम था, लेकिन फिर भी अपने उद्देश्य में वो क्रांति तो कर पाया, लेकिन राज्यविहीन और समाजविहीन, जो उसने दलविहीन क्रांति की बात की थी और अपने उद्देश्य को प्राप्त करने की बात की थी, उसमें वो सफल नहीं हुआ। दल का भी उतना ही महत्व बना रहा और राज्य का ही उतना महत्व। लेकिन हाँ, एक बात ये ज़रूर है कि दल के माध्यम से लेनिन ने जो है रूस के अंदर क्रांति से वहाँ की जारशाही को समाप्त कर दिया। यह लेनिन की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा यह एक क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ओके, थैंक यू।